Good evening, students. Welcome back. And in the last turn, we were talking about modification of a theory, and the reason that was put forward for the modification of any theory in physics. First was when any new observation is observed in physics, okay, which deviates from the existing theory, then we need to modify a theory. Okay, मतलब कोई एक ऐसा observation particularly किया गया जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उस ऑब्जर्वेशन को फिट नहीं करती या एक्सप्लेन नहीं करती, या उसके जो रिजल्ट्स हैं, डेटा हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, देन वी नीड टू मॉडिफाई अ थ्योरी. फॉर एग्जांपल केपलर ने ये सजेस्ट किया जो ऑर्बिट होनी चाहिए प्लेनेट की सन के चारों ओर, वो कैसी होनी चाहिए? इलिप्टिकल होनी चाहिए. बिफोर हिम निकोलस कोपरनिकस सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स. ओके, सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन. जो केपलर ने ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, ये केपलर के एक मेंटर थे, टाइको ब्राहे नाम था उनका. उन्होंने टाइको ब्राहे ने लगभग 12 इयर्स तक रिसर्च किया. ओके, ऑब्जर्वेशन किया. वो रात में जाके घर से बाहर खड़े हो जाते थे और वो नेकेड आईज से स्काई को ऑब्जर्व करते थे और जो भी डेटा होता था उसको रिकॉर्ड करते थे. 12 इयर्स अप्रोक्सीमेटली उन्होंने इतना टाइम देके और वो डेटा कलेक्ट किया. फिर उसके बाद जोनास केपलर ने उस डेटा को रिकॉर्ड किया, उसको रिसर्च किया. तब ये 3 प्लेनेटरी लॉज, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिए गए. ओके, दैट्स व्हाई जो सोलर सिस्टम की थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया गया. दूसरा रीजन जो होता है किसी थ्योरी को मॉडिफिकेशन का, अगर मान लीजिए मॉडिफाइड थ्योरी है ऑलरेडी, जैसे कि इस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया. अब मॉडिफाइड थ्योरी क्या है? किसी नए ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है, और दैट इज नॉट अकाउंट, दैट फेल्स टू अकाउंट एनी न्यू ऑब्जर्वेशन, देन वी नीड टू मॉडिफाई थ्योरी. सो वी विल राइट इफ एनी न्यू if modified theory fails to account for new observation. Okay, new observation. Okay, then we need to modify the theory. Then we need to modify theory. Okay, this is the second reason why a theory can be modified. For example, इसका example क्या हो सकता है? In the beginning of 20th century, important effect was discovered, which was named as photoelectric effect. Okay, photoelectric effect basically क्या होता है? जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज किसी मेटेलिक सरफेस पे डालते हैं जो कि फोटोसेंसिटिव हो, तो उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. बेसिकली द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी मेटेलिक सरफेस with the help of photons, okay, is called photoelectric effect. Photons means light. Okay, so it means its name is photoelectric effect. तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको एग्जिस्टिंग उस टाइम पे लाइट की थ्योरी थी वेव थ्योरी. ओके, वेव थ्योरी ऑफ लाइट. बट वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन which considered light to be a wave. Okay, wave pattern. That wave theory could not account for, it could not successfully account for this photoelectric effect. Then quantum theory came into play and came into existence. So we may write photoelectric effect, okay, could not be explained on the basis of wave theory of light. Okay, so quantum theory, okay, was developed. Okay, this is how a new theory used to come into existence. जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था,
तो एक नया एक डिवाइस बना गया, नई एक थ्योरी बनाई गई लाइट की, जिसे हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, लेटर ऑन इन क्लास 12 यू विल read in these on these topics in detail. Okay, now we move forward and jump to the next topic. Now our topic comes after this modification of theory. Now topic comes interplay between theoretical models and experiments. Okay, interplay between theoretical models and experiments. Okay, what this topic means is, इसका मीनिंग क्या है? जो फिजिक्स का डेवलपमेंट है, वो फिजिक्स का डेवलपमेंट बेसिकली दो चीजों से होता है, एक थ्योरेटिकल मॉडल्स एंड एक एक्सपेरिमेंट से। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम के बारे में हम एक मॉडल डिजाइन करें, एक थ्योरी डिजाइन करें कि सन के चारों ओर प्लेनेट कैसे मूव कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड अ थ्योरेटिकल मॉडल। और उसके लिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए जाए, तो एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल मॉडल दोनों कंबाइन होके एक फिजिक्स की थ्योरी को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करते हैं और उसके एडवांसमेंट में जरूरी होते हैं। बट जो फिजिक्स की हिस्ट्री है उसमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि थ्योरेटिकल मॉडल पहले सजेस्ट किया जाए उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाए, और वाइस वर्सा। ऐसा भी नहीं होता कि पहले एक्सपेरिमेंट हो जाए उसके बाद थ्योरेटिकल मॉडल बनाया जाता है। कभी थ्योरेटिकल मॉडल पहले दे दिया जाता है, कभी एक्सपेरिमेंट बाद में पहले दे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों, these both move forward in hand to hand. Okay, hand in hand these two move forward. It means basically it has been observed sometime an experiment suggest a new theoretical model. Okay, so we will write sometime an experiment suggest a new theoretical model, ओके। इसका मतलब ये है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से हमारा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, जो हमारी थिंकिंग थी किसी उसके बारे में, चीज के बारे में जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते या हमने देखा नहीं है, वो हमारी जो थिंकिंग है चेंज हो जाए, यानी कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कब हुआ फिजिक्स की हिस्ट्री में? ऐसा हुआ कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रदरफोर्ड कैरिड आउट इन 1911 एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, एंड उस एक्सपेरिमेंट का नेम था एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकला कि हर एक एटम में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ओके, एंड gave the concept of nucleus। ओके, फिर क्या हुआ? 1913 में नील्स बोहर ने हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल बताया जिसको बोलते हैं हम क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ऑन दिस बेसिस ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके सेम बेसिस पे जब ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई और न्यूक्लियस पता चल गया, इसको यूज करके बोहर सजेस्टेड न्यू हाइड्रोजन एटम मॉडल। ओके, मॉडल, और it means it is called theoretical, it called quantum model of hydrogen atom, called quantum model of
हाइड्रोजन एटम. ओके, इट मीन्स व्हाट कि एक्सपेरिमेंट पहले किया गया, एक्सपेरिमेंट पहले हुआ एंड मॉडल जो है थ्योरेटिकल मॉडल उसका यूज बाद में डेवलप हुआ. तो इस एक्सपेरिमेंट को जो बूस्टअप किया गया इस थ्योरी से, या फिर इस एक्सपेरिमेंट को जो एक्सप्लेन किया इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया. दिस इज हाउ थ्योरी इज डेवलप्ड आफ्टर एन एक्सपेरिमेंट. सेकेंड, समटाइम इट हैपेंस इन द फिजिक्स दैट कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले दिया जाता है, देन उसका एक्सपेरिमेंट, देन उसका जो एक्सपेरिमेंट है बाद में कैरिड आउट होता है. sometime a theoretical model or theoretical concepts is boosted up by an experiment. तो कई बार ऐसा भी होता है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले दे दी गया और उसके बाद एक्सपेरिमेंट बाद में हुआ. ऐसा कब हुआ है हिस्ट्री में? ऐसा हुआ है, एक पार्टिकल था जिसका नाम था गॉड पार्टिकल. ओके, दिस पार्टिकल वाज सजेस्टेड बाय पीटर हिग्स. ओके, सजेस्टेड बाय पीटर हिग्स. Peter Higgs along with 5 scientists in 1964 suggested that there is a particle named Higgs boson. Okay, or we say Higgs only. Okay, Higgs is responsible for mass in all matters. Is responsible for mass in all matters. ओके, तो इसका मतलब जो इसकी थ्योरी थी वो 1964 में दे दी गई, मगर इसका एक्सपेरिमेंट कब हुआ और ये पार्टिकल कब डिस्कवर हुआ? लेटर ऑन इन 2012 देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन CERN, ओके, which has large hadron collider. Okay, then in 2012 CERN, okay, CERN experiment on LHC, okay, discovered new particle, okay, which was suggested by Higgs. ओके, तो जो पीटर हिग्स ने जो पार्टिकल सजेस्ट किया था उसकी डिस्कवरी कब हुई? 2012 में एक्सपेरिमेंटली उसका कंफर्मेशन हुआ. इसका मतलब ये है कि कभी कभी एक्सपेरिमेंट पहले होता है, थ्योरी बाद में आती है, कभी कभी थ्योरी पहले आ जाता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इसका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन बाद में होता है. दिस इज हाउ फिजिक्स डेवलप. ओके, फिजिक्स जो इस तरीके से डेवलप होती है. नाउ वी कम टू, this is all about this topic. Now we come to next topic, which is the thrust of physics. Okay, main thrust of physics. Okay, मेन थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स से मतलब है कि फिजिक्स का जोर किस चीज पे है, फिजिक्स किस चीज पे ज्यादा जोर देती है. फिजिक्स हैज main two thrust. Okay, first is unification is the main concern of physics. Okay, what is this unification process? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए. इसका सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होते हैं, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे वी कैन एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट व्हेन अलाउड टू फॉल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, along with this we can also explain on the same principle how the earth moves around the sun and moon moves around the earth. Okay, so unification is the process of explaining
explaining various natural phenomena, various natural phenomena in terms of few concept. Okay, few concept. For example, law of gravitation can explain, law of gravitation can explain falling of any object, and also motion of planets around the sun. ओके, इसका मतलब ये है कि एक कॉन्सेप्ट बहुत सारी फिनोमिनास को जोड़ रहा है. दैट इज समथिंग कॉल्ड यूनिफिकेशन. मोरओवर देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन. अनदर एग्जांपल यूनिफिकेशन क्या है? नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं. देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. यानी कि इसका मतलब ये है कि नेचर में कोई भी फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, और कोई मैकेनिकल फोर्स हो, वो सारे के सारे फोर्सेस जो है 4 कैटेगरीज में फॉल होते हैं. 4 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? नंबर फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स. नंबर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Electromagnetic force. Okay. Number third is weak nuclear force. And number fourth is strong nuclear force. अच्छा, जब ये फंडामेंटल फोर्स नेचर में 4 होते हैं तो साइंटिस्ट क्या करना चाहते हैं? अभी प्रेजेंटली साइंटिस्ट एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं जिस फॉर्मूले से इन 4 फोर्सेस को एक कर दिया जाए. मतलब उस फॉर्मूले से इन 4 फॉर्मूलों को, इन 4 फोर्सेस को हम एक्सप्लेन कर सकें. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, एंड द प्रोसेस पर्टिकुलरली इज कॉल्ड unification of fundamental of forces. Okay, so we may write attempts are being made time to time by the scientists to unify 4 fundamental forces. Okay, so we may write attempts are being done by scientists. Okay, to unify 4 fundamental forces, all 4 fundamental forces in nature. Mental forces in nature. ओके, तो ये एक यूनिफिकेशन की प्रोसेस हो गई. ठीक है, एंड बेसिकली फिजिक्स जो थ्रस्ट करता है वो इस प्रोसेस को करता है. दूसरा क्या करता है फिजिक्स? दूसरा करता है रिडक्शनिज्म. ओके, रिडक्शनिज्म. व्हाट इज रिडक्शनिज्म? द अपोजिट प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म. रिडक्शनिज्म का मतलब ये है कि एक बड़ी चीज को, बड़े टॉपिक को, कॉन्सेप्ट्स को लिया गया, फिर उसको उससे छोटे टर्म्स में, छोटी चीजों के बेसिक फंडामेंटल टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया, और देन मोर फंडामेंटल्स. इट मीन्स रिडक्शन इज द प्रोसेस, it is the process of explaining any system into its more fundamental, fundamental means basic, or basic constituents. Okay, this is called reductionism. For example, if you will look
there is a branch of physics in which we study about temperature, internal energy of any system and other concepts. Then that is called thermodynamics. Okay, thermodynamics. Okay, तो thermodynamics के basic concepts क्या हैं? Thermodynamics has basic concepts. Okay, thermodynamics has basic concepts. Temperature, okay, temperature, internal energy, entropy, okay, etc. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं किसके? थर्मोडायनेमिक्स के. ओके, मोरोवर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम फर्दर जब हम फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, देन वी कम टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नेचर. ओके, these concepts can further be explained in terms of atomic behavior. Okay, तो इसका मतलब this process is reduction in that we take a concept thermodynamics and that we explain thermodynamics in terms of temperature, internal energy, entropy. Then further these are explained on the basis of atomic nature. This is how these are the two main thrusts of the physics. Okay, so these two concepts are basically studied in physics. Okay, now we move forward to next topic. Okay, next topic is our next topic is scope of physics. Okay, scope of physics. Scope of physics is very vast and there are two domains in which physics the scope of physics is divided. Okay, the scope of physics is divided into two main domains. Scope of physics is divided into two main domains. Okay, one is macroscopic. Okay, macroscopic का मतलब होता है the thing which is large. Okay, that is called macroscopic.